यदि आप भी बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम पेपर में साइंस का पेपर यदि देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023 से 24 में जो साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें दिए गए हैं 1 से लेकर 48 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को OMR शीट में रंगना होगा। सेम टू सेम यही पेपर आपके हाई स्कूल में देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर नवी कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आप सभी को बता दें कि किसी भी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। देखिए यहाँ पे जो आपका जो दिया गया ना ऑप्शन डी में, यही आपका सदिश राशि है जो कि विस्थापन दिया गया है, यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब अगला सवाल कहता है कि बल का ए सही मात्रक क्या होता है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी को जरूर आता होगा कि बल का ए सही मात्रक न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने पर उसका संवेग क्या हो जाता है। आप सभी को बता दें कि जब भी किसी गतिशील वेग का वेग यदि दोगुना करते हैं तो वो जो उसका संवेग होता है दोस्तों 2 गुना हो जाता है। अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन का माप को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, त्वरण कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, त्वरण। उसके बाद में कहता है कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को बता दें कि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पटना से भागलपुर जाता है और पुनः उसी रास्ते भागलपुर से पटना वापस आ जाता है तो व्यक्ति का विस्थापन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही जवाब होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, एक सरल रेखा में उसकी दूरी की ग्राफ हो जाएगी। अगला सवाल कहता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर दिया गया ऑप्शन सी के साथ, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है ना तो किलोमीटर प्रति घंटा में यदि उसकी चाल निकलना होगा तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में कहता है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि 2 स्टेशन के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड से 5 मिनट प्रति सेकेंड से 10 मिनट प्रति सेकेंड की गति प्रदान करती है तो ट्रेन का त्वरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। आप सभी को बता दें कि घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में काम करता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर रखी गई हो तो उसका भार क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा जी, mg होगा, यानी मिलीग्राम हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यदि 2 राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ क्या होगी। तो वह जो दोनों राशियाँ होगी जी वो अनुक्रमामिक हो जाएगी, यानी अनुक्रमानुपाती होगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है
तो संवेग क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ 1/2 mv² होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, उस पिंड को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन का मान कितना हो जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 3.73 गुने 15 जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ उदरोपातन कहलाता है। यानी किसी भी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित होना उदरोपातन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ सघन कहलाता है। अगला सवाल कहता है कि गर्म करने पर गैस का आयतन घटता है या बढ़ता है? तो आप सभी को बता दें कि जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो गैस का आयतन हमेशा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ये आंतरणिक बल कहलाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 23 में पूछा गया था कि जब ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? यानी वैसा ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वथनांक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए, घट जाता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्टील, पीतल, लोहा और संगमरमर दिया गया है। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है और यही एक प्रकार का यौगिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है, संगमरमर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? कार्बन यह एक प्रकार का धातु है, अधातु है। जल एक प्रकार का यौगिक है। नमक एक प्रकार का लवण है। इनमें से कौन नहीं? तो यहाँ पे तत्व क्या होगा जी? कार्बन होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, यानी मिला हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में यदि मिश्रण की बात करेंगे तो ये बारूद आपका मिश्रण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? आप सभी को बता दें कि शुष्क बर्फ हम लोग क्या कहते हैं? तो ठोस और CO2 को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? ठोस और CO2 को कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला सवाल कहता है 39 नंबर क्वेश्चन में कि 293 केल्विन ताप पर सेल्सियस इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में कहता है कि पास्कल निम्नलिखित में से किसका इकाई होता है? तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को मालूम होगा कि दाब का सही मात्रक होता है पास्कल। अतः क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है कि किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, संगलन कहलाता है। उसके बाद में कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग में ये बताया जाता है कि 21% होती है। वहीं पे कार्बन 0.03% होता है, नाइट्रोजन वहीं पे 78% होता है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल कहता है कि पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो याद रखिएगा कि पादप कोशिका भित्ति जो होती है ना जी, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला सवाल कहता है कि रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। फिर कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जानते होंगे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है।
अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कोशिकांगों में कितने आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी जो कोशिकांग होते हैं ना जी, उसमें आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है लाइसोसोम को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, इसी हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, प्रोटीन संश्लेषण कार्य स्थापित नहीं होगा। फिर कहता है कि पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक के द्वारा पौधों में लंबाई बढ़ती है। अगला सवाल कहता है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो दोस्तों पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ग्लूकोज का चालन करना, यानी खाद्य पदार्थों का चालन करना। यदि फ्लोएम की जगह पे यदि आपसे पूछा जाता कि जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जल का चालन करना होता है। अगला सवाल कहता है कि मांसपेशियां तथा अस्थियों को जोड़ती है, तो मांसपेशियां तथा अस्थियों को क्या जोड़ती है? तो क्वेश्चन 41 का यहाँ पे सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, कंडरा। फिर कहता है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। अभी अभी हम आप सभी बता रहे थे कि कोशिका जो झिल्ली है वो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनाई जाती है, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आशा करते हैं इसका आंसर भी आप सभी जानते होंगे कि स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका को देखा गया था। कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी हम लोग देखे हैं, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं, है ना जी। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ऊतक। उसके बाद में कहता है कि जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं, तो जाइलम ऊतक में वाहिकाएं भी पाए जाते हैं और वाहिनिकाएं भी पाए जाते हैं, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए और सी के साथ। उसके बाद में क्वेश्चन 46 कहता है कि प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 46 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, राइबोसोम की उपस्थिति। उसके बाद में कहता है कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका को देखा गया था और इनके द्वारा कोशिका को परिभाषा यानी खोज भी किया गया था। उसके बाद में कहता है 48 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी जीवित कोशिका को अपरिपारासी विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा जी? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, कोशिका फूल जाएगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि 9वीं कक्षा में साइंस के जितने भी 1 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही जल्द आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर का PDF उस ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ ही आपके दोस्त, आपके भाई एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में जाकर तो हल्का मचा सके। जी हाँ दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।